नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था वो क्या था, वो था अधिनियम 1960 और यहाँ पे लिखा हुआ है नियम। तो ये जो अधिनियम और नियम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ताकि जो भी आप आगे चीज़ें पढ़ेंगे आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, सब कुछ अच्छे से समझ आए। तो पहले हम बात करेंगे अधिनियम। अधिनियम को हम कानून या फिर एक्ट भी कहते हैं और अधिनियम हमारे भारत देश में विधायिका बनाती है। जैसे हम केंद्र में देखें विधायिका तो आपका लोकसभा, राज्यसभा ये सब आ जाता है और संसद के तौर पे इसको देखा जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। जबकि हम राज्य में देखते हैं, राज्य की विधायिका जो है आपका राज्य विधानसभा है। ठीक है, तो इस तरीके से विधायिका जो है वो अधिनियम अर्थात कानून बनाता है। तो अधिनियम बनता कैसे है? सबसे पहले एक कच्चा मसौदा या फिर जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं उसको रेडी किया जाता है और उसके बाद जब उसको सदन में रखा जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर आपका राज्य का विधानसभा हो, जब उसको सदन में रखा जाता है तब वो कहलाता है आपका बिल या फिर विधेयक। ठीक है, अब उसके बाद जब वो पारित हो जाता है और राष्ट्रपति का जब मुहर लग जाता है तो मुहर लगने के बाद बनता है वो अधिनियम या फिर एक्ट। तो इस तरीके से विधायिका अधिनियम बनाती है, जबकि नियम कार्यपालिका बनाती है और नियम जो है अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अधिनियम को सही तरीके से क्रियान्वित किया जा सके इसलिए नियम जो है कार्यपालिका बनाती है। तो ये रहा आपका अधिनियम और नियम क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब वापस आएंगे आज के क्लास में हम लौटकर। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962। इससे पहले जो हमने अधिनियम 1960 पढ़ा था उसमें अध्याय की बात करें तो अध्याय उसमें भी 11 था, इसमें भी 11 है, तो ये आपका ऐसे ही याद हो जाएगा। उसमें धाराएं जो थी वो 96 था, इसमें आपका 78 है। तो एक इजी क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो ये आप उसको याद रखेंगे कितने धाराएं और कितने अध्याय हैं। ठीक है, ये एक इजी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए सहकारिता का तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है, मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर में जाना है, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना है, आपको जो एप्लीकेशन दिखेगा उसमें सहकारिता का कंप्लीट पैकेज भी मिल जाएगा। अलग से अगर सिर्फ 25 नंबर का अधिनियम वाला पैकेज लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 11 धाराएं हैं, जहाँ पे आप 1 से लेकर 11 स्क्रीन पे इसके नाम देख सकते हैं। तो आपके सिलेबस में 11 के 11 नहीं पढ़ने हैं, सिलेबस में कुछ चुनिंदा अध्याय ही दिया हुआ है। अब टाइम भी कम है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब सिलेबस में जो दिया है हम वही पढ़ेंगे, तो सिलेबस में जो अध्याय दिया है, जो धाराएं दी हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार अध्याय वो देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में। अध्याय 1 तो नहीं है, इसका नाम है प्रारंभिक, फिर भी हमेशा अध्याय 1 पढ़ना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से किसी भी अधिनियम या फिर नियम की जो है नाम क्या होगा, विस्तार क्या होगा, उसके अंतर्गत जितने भी शब्दावलियाँ होती है उसकी परिभाषा के बारे में हमको जानकारी मिल जाता है, इसलिए अध्याय 1 पढ़ना चाहिए, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 2 में है पंजीयन, अध्याय 3 में है सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार, अध्याय 5 में संस्थाओं का प्रबंध, अध्याय 6 में ऑडिट, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण और अध्याय 8 में है परिसमापन। इस तरीके से हम आज ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय 1 से, जिसका नाम है प्रारंभिक। तो प्रारंभिक में हम सबसे पहले हम देख लेते हैं धारा 1, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। अर्थात इस नियम का नाम क्या होगा और इसका विस्तार कहाँ तक होगा, इसकी जानकारी हमको कहाँ पे मिलेगा, इसकी जानकारी हमको मिलेगा धारा 1 में। तो धारा 1 का जो यहाँ ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, ये है आपका धारा 1 का उपधारा। क्या है? उपधारा 1, और ये है आपका उपधारा 2। तो धारा 1 की उपधारा में हमको कौन सी जानकारी मिलती है कि इस नियम का क्या नाम होगा? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 इसका नाम होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नाम का उल्लेख निम्न में से किस धारा में देखने को मिलता है? तो धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4 ऐसे आएगा, आप आसानी से लगा देंगे धारा 1। अगर ऑप्शन में रहेगा धारा 1 की उपधारा 1, धारा 1 की उपधारा 2, तो ध्यान देंगे धारा 1 की उपधारा 1 में इसके नाम का उल्लेख है, जबकि इसका जो विस्तार है ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है और इसका उल्लेख हमको मिलता है धारा 1 के उपधारा 2 में। तो इस तरीके से धारा 1 याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं धारा 2 परिभाषाएं। इस नियम के अंतर्गत जितने भी शब्दावलियां हैं, अगर हम नियम को पढ़ते हैं तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए पहले से इसमें बता दिया जाता है उनका मतलब। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है अधिनियम। तो जहाँ भी
इस नियम में अधिनियम लिखा रहेगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की ये बात कर रहा है, ये हम समझेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अब ये कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं इसको फटाफट पढ़ा देता हूँ। जैसे कहीं पे बोनस लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा बोनस संदाय अधिनियम 1965 के अंतर्गत किसी कर्मचारी को जो भुगतान किया गया है वो होगा आपका बोनस। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने वाला फैक्ट मुझे लगता है कि ये हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सहकारी वर्ष, तो कहीं पे भी अगर सहकारी वर्ष लिखा होगा उसका क्या मतलब होगा, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष। ठीक है, 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष सहकारी वर्ष होगा। याद रखेंगे डेट और आपका मंथ 31 और इधर है मार्च। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लाभांश के बारे में बताया है। लाभांश से अभिप्रेत है किसी सदस्य द्वारा धारित अंशों के अनुपात सोसाइटी के लाभ में चुकाई गई रकम। ठीक है, लाभांश का मतलब और इजी में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति, उसका किसी सोसाइटी में कितना परसेंट शेयर है, अगर कोई सोसाइटी लाभ कमाता है तो उसके परसेंट के एवज में वो उसका जो लाभ है उसका अनुपात के हिसाब से उसको भी पैसे दे देगा, तो वो होता है लाभांश। ठीक है, फिर अगला आपका सभापति, तो जहाँ भी सभापति लिखा रहेगा उसका मतलब होगा अध्यक्ष या फिर चेयरमैन। उसी तरीके से उपाध्यक्ष क्या होगा, जहाँ उपाध्यक्ष या फिर उप चेयरमैन मिला है लिखा है उसका मतलब उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति भी लिखा जा सकता है। अब ये परिभाषा में उतना कुछ खास नहीं था। आगे आते हैं सीधा अध्याय 2 पर हम चर्चा करेंगे। सिंपली अध्याय 2 का क्या नाम है ये अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे पंजीयन। अब अध्याय 2 के अंतर्गत सबसे पहला जो धारा है वो है आपका धारा 3, जिसका नाम है पंजीयक की सहायता हेतु। अब जहाँ पंजीयक लिखा है उसका मतलब आप रजिस्ट्रार भी समझ सकते हैं। कहीं पे पंजीयक लिखा है, कहीं पे रजिस्ट्रार लिखा है, और कहीं पे ये दोनों ही ब्रैकेट में करके लिखा गया है, इसलिए आप पंजीयक और रजिस्ट्रार एक समझ सकते हैं। पंजीयक की सहायता हेतु अधिकारियों की नियुक्ति। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा कि पंजीयक की सहायता करने के लिए किस तरीके की अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और वास्तव में वो अधिकारी नियुक्त करेगा कौन, इसकी जानकारी हमको धारा 3 में देखने को मिलेगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, राज्य शासन पावर किसके पास है, राज्य सरकार के पास। राज्य शासन पंजीयक अर्थात रजिस्ट्रार की सहायतार्थ अर्थात मदद करने के लिए सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षाधिकारियों और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। तो जो भी सहकारी संस्थाएं होंगे उसके लेखा परीक्षाधिकारियों और वरिष्ठ सहकारी निदेशकों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य शासन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ये आप याद रखेंगे, करेगा कौन, राज्य शासन करेगा, ताकि पंजीयक की सहायतार्थ मतलब मदद हो सके। अब आते हैं हम धारा 4। धारा 4 में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ है। तो अगर कोई पंजीयन कराना चाहेगा तो आवेदन पत्र देगा, तो आवेदन पत्र किस प्रारूप में देगा और उसका जो भी डिटेल है ये हमको धारा 4 में मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी संस्था के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रारूप क में दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रारूप क्या है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली आपको याद रख लेना है कि प्रारूप क के हिसाब से आवेदन पत्र देना होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में प्रारूप क ख ग घ अंगा ऐसे लिखा रहेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ प्रारूप का इस लाइन को याद रख लेना कि किसी भी संस्था के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र कौन से प्रारूप में देने होंगे, प्रारूप क में दिया जाएगा। ठीक है, यदि पंजीयन हेतु आवेदन करने वाली सोसाइटी के सदस्यों में से कोई एक सदस्य, पहले मैं आपको ये एज इट इज़ पढ़ूंगा उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगा, तो पहले आप समझ लीजिए। एज इट इज़ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन जो आपका आएगा उसमें अगर ऑप्शन रहेगा तो सरल भाषा में नहीं लिखा रहेगा, इसी भाषा में लिखे रहेगा, इसलिए इस भाषा को हमको पढ़ना होगा, समझना होगा। तो पहले मैं आपको पढ़ूंगा फिर अर्थ समझाऊंगा। ठीक है, यदि पंजीयन हेतु आवेदन करने वाली सोसाइटी के सदस्यों में से अगर कोई सोसाइटी है, अब ये पंजीयन के लिए आवेदन करेगा, किसके लिए, पंजीयन के लिए, तो सोसाइटी के सदस्य भी होंगे। अब ये क्या कंडीशन बता रहा है कि सोसाइटी, यदि पंजीयन करने वाला आवेदन वाली सोसाइटी के सदस्यों में कोई सदस्य कोई पूर्व पंजीयत सोसाइटी हो, अर्थात अगर कोई ये सदस्य है ये पहले से कोई पंजीयत सोसाइटी है। ठीक है,
तो इस कंडीशन में ऐसी समिति का कोई सदस्य ऐसी समिति के संकल्प के द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। अर्थात अगर कोई पंजीकृत सदस्य है तो यही आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने के लिए इसी को हम प्रेफरेंस देंगे, इसी को प्राधिकृत किया जाएगा और ऐसे संकल्प की एक प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, इस लाइन को आप समझ गए। उसके बाद हम आते हैं आवेदन पत्र पंजीयक को पंजीबद्ध डाक से मतलब डाक के माध्यम से भी आवेदन पत्र भेजा जा सकता है पंजीयक मतलब रजिस्ट्रार को, या फिर प्रत्यक्षतः प्रस्तुत या स्वयं जाकर भी वो आवेदन पत्र दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रार लिखा है, यहाँ पर पंजीयक लिखा है, सेम चीज़ें सेम है ना, पंजीयक रजिस्ट्रार। इस प्रयोजन के लिए रखी गई पंजी में आवेदन की प्रविष्टि करेगा। अर्थात रजिस्ट्रार के पास जो पंजी रहेगा उसमें एंट्री करेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार जो है आवेदन प्राप्त हो उसको होगा तो रजिस्ट्रार उसकी एंट्री करेगा तथा ऐसे आवेदन की पावती मतलब रसीद भी जो है वो आवेदन की प्राप्ति के साथ साथ उसका जो डेट है और रजिस्ट्रार स्वयं का हस्ताक्षर वगैरह जो है डिटेल्स वगैरह साइन वाइन करके उसको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे धारा 4 में इतना कुछ पढ़ें। अब आगे आते हैं, हम बात करेंगे धारा 5। धारा 5 में क्या लिखा हुआ है? आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही की विधि। आवेदन पत्र मिल जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा? प्राप्त आवेदन पत्र पंजीयक मतलब रजिस्ट्रार, जब रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र मिल जाएगा तो जो रजिस्ट्रार है वो विचार करेगा। अब विचार करने के बाद उसको स्वीकार भी कर सकता है या फिर उसको अस्वीकार भी कर सकता है। अगर उसको दिक्कत लगेगा तो आवश्यक होने पर आगे जांच के लिए आदेश दे सकता है, अथवा उसको लगेगा अस्वीकार करना है तो पंजीयन अस्वीकार भी कर सकता है और पंजीयन को स्वीकार भी कर सकता है वो। तो यदि पंजीयन को स्वीकार करे तब क्या होगा ये देखते हैं। यदि वह पंजीयन स्वीकृत करे तो पंजीयन के लिए रखे गए रजिस्टर में संस्था को पंजीबद्ध अर्थात रजिस्टर्ड वो दर्ज करेगा। अब यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन है? अगर रजिस्ट्रार को सब कुछ सही चीज़ लगेगा है ना तो पंजीयन को वो स्वीकृत करेगा। अब स्वीकृत करेगा तो जो रजिस्ट्रार अपने पास रजिस्टर रखा रहेगा उसमें वो नोट डाउन करके लिखेगा कि रजिस्टर्ड मतलब उसको पंजीबद्ध कर दिया गया है। ठीक है, तो रजिस्टर में वो संस्था को पंजीबद्ध अर्थात रजिस्टर्ड दर्ज करेगा। ऐसे समस्त प्रविष्टियों मतलब समस्त एंट्री पंजीयक की पदमुद्रा मतलब रजिस्ट्रार का जो है सील रहेगा, रजिस्ट्रार का जो है हस्ताक्षर रहेगा ताकि उसको प्रमाणित समझा जा सके। ठीक है, वह सोसाइटी को मतलब रजिस्ट्रार जो है अपना सील हस्ताक्षर ये सब लगा के पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा और अंतिम रूप से स्वीकृत एवं पंजीकृत उपविधियों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करेगा। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार दे देगा और पंजीकृत उपविधियों अर्थात जो भी उसका रजिस्टर्ड उपविधि या बाइलॉस रहेगा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि एक फोटोकॉपी जो है वो आगे प्रेषित कर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका धारा 6। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है भी नहीं। मैं आपको 2-4 चीज़ें जो लगेगा बता दूंगा और एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और आपने अगर पेड क्लास खरीदा होगा हमारा तो ये PDF एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। चाहेंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा, चाहे तो स्किप कर लीजिएगा। एकदम अननेसेसरी चीज़ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ा जरूर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विषय जिनके संबंध में सोसाइटी की उपविधियाँ बनाई जा सकेंगी। कौन कौन से संबंध में सोसाइटी की जो उपविधियाँ वो बनाई जा सकेंगी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा क्या है? पंजीयन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित मतलब आगे जो हम क ख ग घ अंगा पढ़ने वाले हैं विषयों से संबंधित संलग्न होगी। अगर कोई आवेदन देगा पंजीयन के लिए तो उसको क्या क्या बताना होगा, ये सब बताना होगा, यही लिखा हुआ है। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कोई सोसाइटी पंजीयन के लिए आवेदन देगा तो उसको सोसाइटी का नाम क्या होगा, सोसाइटी का पता क्या होगा, सोसाइटी का जो कार्य का जो क्षेत्र क्या होगा वो सब बताना होगा, सोसाइटी का उद्देश्य क्या होगा वो बताना होगा, सोसाइटी को सदस्य जो होंगे उसको कौन सी सुविधा आप दे रहे हो वो आपको बताना होगा, सदस्य अभिप्राप्त करने हैं तो पात्रता मतलब सदस्य आप किस तरीके से प्राप्त करोगे, किस तरीके का पात्रता रहेगा उसके बारे में बताना होगा, सदस्यता अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी वो बताना होगा, सदस्य बने हेतु
जो आपकी शर्तें होंगी, जो बाध्यता होगा वो बताना होगा, समय सीमा जिसके पूर्व संभावित सदस्य सदस्यता चाहे और अभिप्राप्त करे, अर्थात एक टाइम लिमिट देना होगा। अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो संभावित टाइम लिमिट देना होगा जिस पे सदस्यता जो है ली जा सके और प्राप्त की जा सके, जिससे कि सोसाइटी की सेवाएं का उपयोग किया जाता रहे, अर्थात जो सोसाइटी है उसका सर्विस कंटिन्यू चलते रहे। सदस्यता वापस लेने, मतलब अगर कोई सदस्यता वापस लेना चाहता है, अंतरण अर्थात ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो बताना होगा। सदस्यता से हटाने तथा उसके समाप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, सदस्यों के अधिकार क्या होंगे, इस तरीके से बहुत सारा बताया गया है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारा इसमें डिटेल बताया गया है। इसको चाहे तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। हम सीधा यहाँ लास्ट वाला लाइन में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इतना सारा तो आपको लिखा ही है, इसके अलावा क्या लिख दिया है, अन्य विषयों के भी उपबंध कर सकती है। इसके अलावा अन्य विषय भी जो है आवेदन में लिख सकती है जो उसको ज़रूरी लगे, जो ऊपर बताया नहीं गया है। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं सीधा, यहाँ पे आ जाते हैं हम धारा 7। धारा 7 है उपविधियों के संशोधन की प्रक्रिया। तो अगर कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में, मतलब जो बाईलॉस है उसमें संशोधन करना चाहता है तो उसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या होगी, ये हमको धारा 7 में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको इसको समझा दूंगा। जब कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन प्रस्तावित करे तो ऐसा संशोधन इस विषय में सोसाइटी के साधारण सभा, यहाँ पे देखेंगे दो तरीके की सभा होता है, एक साधारण सभा, एक विशेष साधारण सभा। तो संशोधन वाला जो मामला है वो साधारण सभा में हो जाएगा। साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ठीक है, तो जितने लोग उपस्थित रहेंगे उसमें से 2/3 जो है लोग संशोधन से संबंधित जो प्रस्तावित रहेगा, अगर उसको पारित करेंगे तभी उसको पारित माना जाएगा संशोधन को, अन्यथा नहीं माना जाएगा। इसको आप अच्छे से एक बार और समझ लीजिए। अगर कोई भी सोसाइटी जो है अपनी उपविधियों में संशोधन करना चाहता है तो वो साधारण सभा बुलाएगा, सोसाइटी का साधारण सभा, और साधारण सभा में जितने उसके सदस्य उपस्थित रहेंगे और उपस्थित के साथ साथ उपस्थित रहने वाले मतदान करेंगे। ऐसा नहीं कि जो अनुपस्थित है और अपना मतदान कर रहा है फिर कॉल करके बोल रहा है कि मेरा मत जो है इसको दे देना, इस तरफ दे देना, तो वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत जो है अगर पारित किया जाता है तब ठीक है, अतिरिक्त नहीं उसको माना जाएगा। ऐसा संकल्प तब तक वैध नहीं होगा। अब इस तरीके का संकल्प पारित भी कर दिया तो तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि प्रस्तावित संशोधन, जो भी संशोधन आपका प्रस्तावित हो गया है, के संबंध में प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार सूचना न दे दी गई हो। तो अगर संशोधन प्रस्तावित हो जाता है उसके बाद भी अगर वैध उसको रखना है तो प्रत्येक सदस्य को सूचना देना होगा प्रत्येक दशा में। जबकि सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन प्रस्तावित करती है, पंजीयक अर्थात रजिस्ट्रार को निम्नलिखित सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत भी करना होगा। ठीक है, तो देखिए जितने भी अपने सदस्य हैं उसको तो बताना होगा, इसके साथ साथ प्रस्तावित जो संशोधन है उसके बारे में पंजीयक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। और उस आवेदन पत्र में क्या क्या लिखना होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र साधारण सभा जिसमें ऐसा संशोधन स्वीकार किया गया था के दिनांक से 1 माह के भीतर किया जाना चाहिए। तो रजिस्ट्रार या फिर पंजीयक को आवेदन कब किया जाएगा, उपविधियों के संशोधन से संबंधित जिस दिन उन लोगों ने पारित किया, तो पारित करने की तारीख से 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र देना है। परंतु पंजीयक विलंब का यदि कोई हो उपयुक्त कारण होने की दशा में दोष मार्जन कर सकेगा। इसका क्या मतलब है, अगर 1 महीने के भीतर आवेदन नहीं दिया गया है और कोई सोसाइटी ने सही कारण बताया कि क्यों 1 महीने के भीतर वो नहीं दे पाया, तो उचित कारण देने पर जो रजिस्ट्रार है 1 महीने के बाद भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कारण उचित होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, ठीक है, रजिस्ट्रार को आप किस तरीके से भेज सकते हैं, एक तो रजिस्ट्री की डाक द्वारा भेजा जा सकता है या तो फिर व्यक्तिशः परिदत्त, मतलब व्यक्ति स्वयं जाकर दिया जा सकता है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए
रखे गए रजिस्टर में आवेदन की प्रविष्टि, मतलब रजिस्ट्रार क्या है, आवेदन को एंट्री करेगा अपने रजिस्टर में, तथा रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन की रसीद भी देगा, आवेदन की रसीद जिसमें आवेदन की प्राप्ति की तारीख, ये सब वो जारी करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री की गई उपविधियों के संशोधन की एक प्रति सोसाइटी को भी जारी कर दी जाएगी। तो इस तरीके से उपविधियों में संशोधन करने का सारा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो गया। अब आगे आते हैं धारा 8। धारा 8 में क्या लिखा हुआ है? धारा 8 में लिखा हुआ है धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत आदेश तामील करने की विधि। इसमें ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। पंजीयक द्वारा, मतलब रजिस्ट्रार जिसे कोई आदेश देगा, ठीक है, तो पंजीयक द्वारा दिए गए आदेश में उसके कारणों सहित यथार्थ संशोधन, जो कारण देगा संशोधन का, तो पंजीयक द्वारा दिए गए आदेश, पंजीयक दो भी मतलब रजिस्ट्रार जो भी आदेश देगा कारण सहित यथार्थ संशोधन जो सोसाइटी को करना होगा का उल्लेख होगा। अर्थात रजिस्ट्रार जो आदेश देगा उसमें उचित कारण होगा जो कि सोसाइटी को संशोधन करने के लिए वो आदेश देगा, ठीक है, सब कारण का उल्लेख होगा, तथा ऐसा आदेश सोसाइटी को प्रत्यक्ष में सौंपा जाएगा या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा संस्था के पते पर भेजा जाएगा। तो इसका ये क्या मतलब है कि रजिस्ट्रार जब संशोधन के लिए आदेश देगा तो उस सोसाइटी को डायरेक्ट या तो प्रत्यक्ष दे देगा, ठीक है, पूरा कारण बताया जाएगा संशोधन का, और पोस्ट के द्वारा उसके पते पर भी भेजा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है धारा 9, सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करने हेतु पालन की जाने वाली शर्तें तथा अपनाई जाने वाली विधियां। अगर सोसाइटी का नाम चेंज करना है तो कौन कौन सी जो है तरीके हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, वो सब हमको धारा 9 में देखने को मिलेगा। तो धारा 9 के बारे में हम पढ़ते हैं। सोसाइटी के नाम में परिवर्तन इस प्रकार से जो कि सोसाइटी के उद्देश्यों से प्रतिकूल न हो किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? सोसाइटी का जो उद्देश्य है, कम से कम उस उद्देश्य से संबंधित आपको नाम रखना है या फिर चेंज करना है। ऐसा कुछ नाम नहीं रखना है कि उसके उद्देश्य से वो बिल्कुल भिन्न हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सोसाइटी के नाम में परिवर्तन सोसाइटी के उद्देश्य से प्रतिकूल न हो किया जा सकेगा, ठीक है, उसके उद्देश्य से आसपास मिलता जुलता उसका नाम होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर कोई छोटा सा कंपनी है और वो कंपनी अगर बर्फ़ बनाता है, आइसक्रीम बनाता है, तो वो अपना नाम जो है कोई भी हीम क्रीम या जो भी उसको लगेगा उससे रिलेटेड नाम रखेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग टाइप का नाम रख देगा, जैसे कि आपका हॉट डॉग वाला है ना, या फिर कुरकुरे वाला, ये वो सब क्यों रखेगा? वो तो उसके नाम को चरितार्थ ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि सोसाइटी के नाम में परिवर्तन उस तरीके से करना है कि वो उसके उद्देश्य को भी पूर्ण करे। फिर अगला है, सोसाइटी के नाम में प्रत्येक परिवर्तन उपविधियों में संशोधन के द्वारा किया जा सकेगा। तो नाम परिवर्तन कैसे किया जाएगा? उपविधियों में संशोधन के द्वारा किया जाएगा। कैसे? उपविधियों में संशोधन के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक दशा में जबकि सोसाइटी अपना नाम परिवर्तन करना चाहती हो, पंजीयक को अपना मूल पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी, ठीक है। अब मूल प्रमाण पत्र क्यों प्रस्तुत करेगी? क्योंकि मूल प्रमाण पत्र में ही तो उसका नाम लिखा रहेगा, तो रजिस्टर उसको लेगा। अब इन लोग क्या करेंगे? सोसाइटी जो अपना नाम चेंज करना चाहेगी वो परिवर्तन उपविधियों में संशोधन से करेगा। तो जब संशोधन के लिए उसको परिवर्तन करना होगा तो मूल जो प्रमाण पत्र उसको देगा, तभी तो उस प्रमाण पत्र को रीनेम करके उसको और सर्टिफाइड करके रजिस्ट्रार बाद में देगा, ठीक है। तो वही चीज़ आगे लिखा है, पंजीयक नाम में परिवर्तन स्वीकार करने के बाद सोसाइटी के मूल पंजीयन प्रमाण पत्र को संशोधित करेगा और उसे लौटा देगा। तो पंजीयक क्या करेगा? रजिस्ट्रार क्या करेगा? जो पुराना नाम था सर्टिफिकेट में उसको हटाकर, प्रमाण पत्र में उसको हटाकर नया नाम दर्ज करके उसको संशोधित करके लौटा देगा। पंजीयक नए नाम की प्रविष्टि उसके द्वारा संधारित रजिस्टर में भी दर्ज करेगा। जो पंजीयक रहेगा उसके पास जो रजिस्टर रहेगा, तो उसने उस सोसाइटी का नाम ए रखा था, अब उसने चेंज करके बी कर दिया, तो ये पंजीयक क्या करेगा? अपने रजिस्टर में भी ए को काट कर इसका नाम आज से बी हो गया, वो अपने पास भी दर्ज करेगा, ठीक है। तो ये बस इतना ही था धारा 9 में। अब आ जाते हैं हम धारा 10। धारा 10 क्या कहता है? दायित्व में परिवर्तन एवं अपनाए जाने वाली प्रक्रिया। इसके बारे में हम समझते हैं। सोसाइटी के दायित्व में परिवर्तन करने, अगर सोसाइटी के दायित्व मतलब जिम्मेदारी जो है उसमें परिवर्तन करना है तो उसको देखते हैं। परिवर्तन करने का उक्त धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी
सोसाइटी की साधारण सभा में अगर परिवर्तन करना है तो कहाँ, साधारण सभा में पारित संकल्प के द्वारा ही इसके दायित्व में परिवर्तन करने की विधि दी गई है। तो सोसाइटी के दायित्व में परिवर्तन करना होगा तो साधारण सभा में संकल्प पारित करके। तो बस इतना ही है धारा 10 में, इसके अलावा धारा 10 में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सीधा आ जाते हैं धारा 11, सोसाइटियों का पुनर्गठन। तो इस तरीके का जो लाइन रहता है इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि डायरेक्ट धारा के बारे में पूछ दिया जाता है कि बताइए कौन से जो धारा है उसमें सोसाइटियों का पुनर्गठन का उल्लेख है, तो धारा 11। अब इसको हम समझते हैं कि क्या है ये। प्रत्येक सोसाइटी जो कि अब यहाँ पे आप समझ लीजिए समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व का अंतरण, विभाजन या फिर रूपांतरण। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो सोसाइटी समामेलन मतलब दो या दो सोसाइटी एक साथ मिलना चाहता है, आस्तियाँ और दायित्व का अंतरण मतलब जो भी उसके पास संपत्ति रहेगा, जो भी उसका दायित्व रहेगा उसका ट्रांसफर अगर वो करना चाहता है, अंतर मतलब ट्रांसफर, विभाजन मतलब एक सोसाइटी टूटना चाह रहा है तो सबका क्या हो रहा है, पुनर्गठन ही तो हो रहा है ना, जोड़ रहा है, टूट रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सब अगर करना चाहता है तो पुनर्गठन की संपूर्ण योजना जो है प्रत्येक सोसाइटी को तैयार करना होगा। सोसाइटी अपने सभी सदस्यों को प्रस्तावित पुनर्गठन की जो योजना है उसको 21 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर विशेष साधारण सभा आहूत करेगी। कौन सी साधारण सभा, विशेष साधारण सभा आहूत करेगी। जब सोसाइटी के साथ एकीकरण या उसको आस्तियाँ और दायित्व का पूर्ण या आंशिक अंतरण करना चाहती हो तो सोसाइटी सूचना या प्रस्तावित योजना की प्रतिलिपि अन्य सोसाइटी को सूचनार्थ भेजेगी। अर्थात अगर कोई सोसाइटी किसी और सोसाइटी में जुड़ना चाहता है तो उस सोसाइटी को भी जानकारी देगी। तो ये सब लिखा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है कि 21 दिन पूर्व लिखित सूचना देना होगा सदस्यों को, पुनर्गठन से संबंधित जो भी योजना प्रस्तावित रहेगी उसकी सूचना 21 दिन पूर्व लिखित सूचना देना होगा और विशेष साधारण सभा इसके लिए आहूत करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विशेष साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही इस तरीके का संकल्प पारित किया जा सकेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विशेष साधारण सभा। ठीक है, इससे पहले हमने साधारण सभा देखा था। तो यहाँ पे विशेष साधारण सभा जो है इसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्य जो होंगे उसके 2/3 बहुमत से ही इस तरीके का संकल्प अर्थात सोसाइटियों के पुनर्गठन का संकल्प पारित किया जा सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका धारा 12, दायित्वों के प्रतिसंधाय। प्रतिसंधाय का मतलब होता है प्रतिपूर्ति करना या फिर कंपनसेशन करना, इसके लिए समझौता या फिर व्यवस्था। तो इसको समझते हैं क्या है ये। सोसाइटियों का अध्यक्ष अथवा समापक, जब सोसाइटी का समापन हो रहा है अर्थात सोसाइटी खत्म हो रहा है, सभा की अध्यक्षता करेगा। अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाए कि सोसाइटी के समापन के दौरान या फिर सोसाइटी के समापन की दशा में अध्यक्षता कौन करेगी, तो या तो सोसाइटी का अध्यक्ष या फिर समापक या फिर सभापति भी लिख दिया जाए तो मतलब वही है। समझौता या व्यवस्था के प्रश्न पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किया जाएगा। अगर सोसाइटी खत्म होने वाला है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सभी दृष्टिकोण से समझौता या फिर व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। कोई समझौता या व्यवस्था प्रथम दृष्टया व्यवहारिक तथा संभव दिखाई दे, इसको स्किप करते हैं। सभा में उपस्थित हो स्वतः मत देगा तथा प्रतिपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका क्या मतलब है, समझौता या व्यवस्था के प्रश्न पर सभी दृष्टिकोण से तो विचार किया ही जाएगा और जितने लोग सभा में उपस्थित रहेंगे वो स्वतः मत देंगे, जो भी उनका विचार रहेगा उसके संबंध में वो खुद मत देंगे। और प्रतिपत्ति प्रॉक्सी, इसका ये मतलब क्या होता है कि अगर कोई सभा में मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने बोला था कि वो तो अब्सेंट है लेकिन मुझे ये बोला था कि इसकी तरफ मत देना है, या फिर वो फ़ोन किया था कि भैया इसको मत देना है, मेरा वोट इसको चले जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। इसी को कहते हैं हम प्रॉक्सी या फिर प्रतिपत्ति। जैसे कॉलेज या फिर स्कूल में आपने प्रॉक्सी लगाया होगा, आपके फ्रेंड जो है एब्सेंट रहते हैं, आप यस सर करके बोल दिए तो उसको जैसे प्रॉक्सी लगाना बोल दिए ना कि उसका मत आप अपने से दे दिए, वही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो समझौते का विरोध करते हों के नामों की सूची तैयार की जाएगी और उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जहां रजिस्ट्रार कार्यवाही करता है तो उस स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में
प्रकाशित करवाकर रजिस्ट्रीकरण के समाप्त किए जाने की कार्यवाही की एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और ऐसी सूचना की प्रति संबद्ध जो सोसाइटी का लेनदार, सोसाइटी यदि कोई लेनदार अगर है तो उसको दी जाएगी। तो इसको एक बार और फटाफट मैं रीज़न करके समझा देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। ये ऐसा समझौता है जो सोसाइटी ख़त्म होने के दौरान किया जा रहा है। तो सोसाइटी जब समापन हो रहा है तो उस समय सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि अध्यक्षता कौन करेगा, तो सोसाइटी का जो अध्यक्ष रहेगा या फिर समापक रहेगा वो अध्यक्षता करेगा। अब यहाँ पे सारे दृष्टिकोण से जो है समझौते के तौर पे विचार किया जाएगा। जो लोग उपस्थित रहेंगे वो अपना मत देगा, जो उपस्थित रहेगा नहीं रहेगा वो अपना मत नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसके अलावा पूरा कोशिश किया जाएगा, जो भी उसके दायित्व हैं, जो भी पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव, सब पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद जितने लोग समझौते का विरोध करेंगे उसकी सूची तैयार किया जाएगा और उसके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। अब रजिस्ट्रार कार्यवाही अगर करता है तो वह स्थानीय दैनिक समाचार पत्र, जो भी इसका स्थानिक दैनिक समाचार पत्र, वहाँ पर जो समाचार पत्र चलता होगा उस पर वो प्रकाशित करवा देगा कि रजिस्ट्रीकरण इसका समाप्त किया जा रहा है, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए, समाचार पत्र पढ़ें तो। और अगर यदि सोसाइटी का कोई लेनदार है तो उसको अगर पता चलता है तो वो पैसा लेने भी आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेलिंग लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट पूरा ख़त्म कर लिया। जितने भी धाराएं थे हमने वो तो देख लिया। अब हम बात करेंगे आज जितना भी हमने पढ़ा उससे संबंधित एमसीक्यूज। अभी तक आपने देखा होगा कि मैं हर लेक्चर, जितना भी लेक्चर लिया हूँ अधिनियम में, सब में एमसीक्यूज कराया हूँ और सब में एमसीक्यू जो भी करा रहा हूँ वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं खुद बना रहा हूँ। और आप कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारा जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो एमसीक्यू से ही कवर हो जाए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, थ्योरी ना पढ़ के सीधा लास्ट में एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाए। इस तरीके से मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि टाइम कम है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने ओर से। तो पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 में कुल कितने अध्याय हैं? तो 1962 या फिर अधिनियम 1960 दोनों में अध्याय की संख्या जो है आपका 11 ही है। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें तो 78 है, जबकि अधिनियम 1960 में जहां तक मुझे याद आ रहा है 96 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर ऊपर नीचे होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, 96 होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के कौन सी धारा में इसके नाम का उल्लेख मिलता है? तो हमने देखा था कि धारा 1 के उपधारा 1 में इसके नाम का वर्णन मिलता है, जबकि धारा 1 की उपधारा 2 में इसके विस्तार के बारे में हमको जानकारी मिलता है। अगला है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 का विस्तार कहाँ तक है? तो धारा 1 की उपधारा 2 में हमने देखा था कि इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। इस संबंध में जानकारी हमको धारा 1 के उपधारा 2 में मिल जाता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के अंतर्गत सहकारी वर्ष के संबंध में क्या सही है? तो हमने परिभाषा में देख लिया था कि सहकारी वर्ष मतलब मैंने आपको बताया था, डेट याद रख लेना 31, और जनवरी फरवरी भी मतलब महीना भी याद रख लेना तो मार्च है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो कंफ्यूज कर देगा। 31 जनवरी 31 फरवरी तो आप याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष। फिर अगला है आपका पंजीयक की सहायता हेतु अधिकारियों की नियुक्ति इस छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो हमने देखा था धारा 3 के अंतर्गत। और नियुक्ति कौन करता है ऐसा पूछा जाएगा तो राज्य शासन या फिर राज्य सरकार ऑप्शन में रहेगा, तो वो आप ये लेंगे। पंजीयक की सहायता सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों की नियुक्ति में निम्न में से कौन करता है ना? नियुक्ति कौन करता है, ऐसे ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही जवाब आएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, राज्य सरकार करता है। फिर अगला आपका किसी संस्था के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का उल्लेख नियम के किस धारा में है? जहाँ भी नियम लिखा होगा इसका ये मतलब है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962। तो कौन से धारा में है? धारा 4 में। किसी संस्था के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र किस प्रारूप में दिया जाएगा? इसको मैंने आपको बता दिया, सिंपली याद रख लेना, प्रारूप का। फिर अगला आगे बढ़ते हैं आपका
किसी संस्था के पंजीयन के लिए आवेदन के संबंध में क्या सही है? तो ये सारे पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। किसी संस्था के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रारूप क में दिया जाएगा, अभी जस्ट हमने देखा, ये तो सही है, तो टिक करते जाते हैं। नंबर 1 सही था। किसी संस्था के पंजीयन के लिए आवेदन प्रारूप ख में दिया जाएगा, ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं था, ऊपर वाला था। आवेदन पत्र पंजीयक को पंजीबद्ध डाक से ही प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं था, या तो डाक से भी कर सकता है या फिर प्रत्यक्षतः भी कर सकता है, तो ये गलत है, ये सही है। आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखी गई पंजी में, जो भी अपने पास पंजी रखा रहेगा उसमें वो एंट्री करेगा, ये भी सही है। पंजीयन द्वारा ऐसे आवेदन की पावती जिसमें ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख भी वर्णित की गई है, जो पंजीयक रहेगा वो हस्ताक्षर करेगा और ये सब काम भी वो करेगा, ये हमने देखा था। तो आपका 1 4 5 6 1 4 5 6 ऑप्शन नंबर डी ये सही है। फिर अगला है आपका आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही की विधि के संबंध में निम्न में से सही क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे। प्राप्त आवेदन पत्र पर पंजीयक विचार करेगा, फिर आवश्यक होने पर आगे जांच अथवा आदेश ये कर सकता है, ये भी है, सही है। यदि वह पंजीयन स्वीकृत करे तो पंजीयन के लिए रखे गए रजिस्टर में संस्था को पंजीकृत करेगा, ये सही है। पंजीयक सोसाइटी को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा, ये भी सही है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आना था, उपरोक्त सभी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, मतलब सभी तो सही है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी ये आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका पंजीयन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित जानकारी संलग्न करनी होगी। तो मैंने 3-4 स्टार्टिंग के पढ़ा दिया था, बहुत सारा था, तो स्टार्टिंग में 3-4 इंपॉर्टेंट लगा, उसी का मैंने ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोसाइटी का नाम, पता, कार्य क्षेत्र, सोसाइटी के उद्देश्य, सोसाइटी के सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएं, ये सब बताना पड़ेगा। तो उपरोक्त सभी, ये इसका सही जवाब आ जाएगा। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सोसाइटी के उपविधियों के संशोधन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के निम्न में से किस धारा के अंतर्गत दिया गया? तो संशोधन वाला हमने देखा था धारा 7 में। किसी सोसाइटी को अपनी उपविधियों में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले कितने सदस्य द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए? तो हमने देखा था उपस्थित और मत देने वाला 2/3, एकदम उसको याद रख लेना, 2/3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन प्रस्तावित करती है तो संशोधन पारित करने के कितने दिन के भीतर इस संबंध में आवेदन पत्र पंजीयक को भेजा जाना चाहिए? तो हमने ये देखा था कि अगर वो सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन संबंधित प्रस्तावित कर देती है तो जिस दिन से वो प्रस्तावित करी उस दिन से लेकर 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रार को इसके बारे में आवेदन भेजेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माह। फिर अगला है सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करने हेतु पालन की जाने वाली शर्तें तथा अपनाई जाने वाली विधि निम्न में से किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 9 के अंतर्गत आता है। फिर अगला है आपका सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करने के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो चलिए हम पॉइंट देख लेते हैं। सोसाइटी के नाम में प्रत्येक परिवर्तन उपविधियों में संशोधन के द्वारा, कैसे उपविधियों में संशोधन के द्वारा की जाएगी, ये वाला पॉइंट सही है। नाम में परिवर्तन इस प्रकार की जाएगी जो कि उसके उद्देश्यों के प्रतिकूल ना हो, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी सही है। पंजीयक नाम में परिवर्तन स्वीकार करने के बाद सोसाइटी के मूल पंजीयन प्रमाण पत्र को संशोधित करके उसको लौटाएगा, तो सर्टिफिकेट में वो नाम चेंज करके उसको लौटाएगा, ये भी हमने देखा था, तो ये भी सही है। अगला है पंजीयक नए नाम की प्रविष्टि उसके द्वारा संशोधित रजिस्टर में करेगा, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी 1 2 3 4 ये सब कुछ सही है, ठीक है। अगला है आपका सोसाइटियों के पुनर्गठन का प्रावधान निम्न में से किस धारा में है? पुनर्गठन का जो प्रावधान है हमने देखा था कि धारा 11 में। सोसाइटी अपने सभी सदस्यों को प्रस्तावित पुनर्गठन की योजना के साथ कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देकर विशेष साधारण सभा आहूत करेगा? इसको हमने देखा था 21 दिन। फिर अगला है सोसाइटी अपने पुनर्गठन के लिए विशेष साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कितने बहुमत से संकल्प पारित करेगा? तो उपस्थित और मत देने वाले आप हमेशा याद रखेंगे
2/3 ही हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा आंसर। अगला है, जब सोसाइटी का समापन हो रहा हो उस दशा में सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ये भी हमने देखा था, सभापति या अध्यक्ष या फिर समापक। तो यहाँ पे सोसाइटी का अध्यक्ष या फिर समापक, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आज का लेक्चर पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्लासेस में हम इसके आगे के अध्याय को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और आपका सिलेबस भी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।